स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, लर्निंग सेंटर पे हम लोग सीखेंगे पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इससे संबंधित जो है थ्योरीज, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग ज्योग्राफर्स जो हैं वो अपना अलग अलग धारणा पेश किए हैं और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी जो हैं अलग अलग कंसेप्ट इस पे दिए हैं। ठीक है, तो कि कैसे इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, निर्माण हुआ। हालांकि अभी तक इसके बारे में कुछ भी एग्जैक्ट कहना संभव नहीं हुआ है। ठीक है, एक हमारा सिद्धांत है, एक हमारा हाइपोथेसिस है, एक कहा जाए तो एक थ्योरी है जिसके आधार पर हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी का इस प्रकार निर्माण हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ है अभी तक ये मिस्ट्री बना हुआ है। इसी के संबंध में हम लोग जो चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको अभी के समय में एक इसी को माना गया है वैलिड के रूप में, कि हालांकि ये भी फुल प्रूफ नहीं है कि ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी अभी तक एक्सेप्टेबल है और कहीं भी इसको लेकर अभी ज़्यादा चैलेंज या कोई और इसका अल्टरनेट ऑप्शन तैयार नहीं हुआ है। कोई और सिद्धांत ऐसा नहीं हुआ है जो बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं मान, चाहे इसको गलत करे। लेकिन अभी के समय में, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है क्या? बिग बैंग थ्योरी बेसिकली जो परिकल्पना है वो है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस मतलब विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो ये थ्योरी पर हमारा बिग बैंग थ्योरी काम करता है। यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी माना गया है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है। 1920 में 1920 में हम लोग नाम सुने होंगे एक एडविन हब्बल का। एडविन हब्बल, आप टेलीस्कोप आज जो देख रहे हैं वो टेलीस्कोप का जन्मदाता, टेलीस्कोप का आविष्कारक हब्बल को ही माना जाता है। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है उसका भी नाम है हब्बल टेलीस्कोप। इन्होंने 1920 में इस कल्पना को माना और इससे संबंधित जो साक्ष्य या कहा जाए तो प्रमाण दिया, जिसके आधार पर माना गया कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल है। इसको अभी तक मान रहे हैं और इसने ही प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। अब यहाँ पे आता है कि ब्रह्मांड का जो है बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला में डिस्कस करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के संबंध में हम लोग 3 पॉइंट रखेंगे। पहला पॉइंट कि शुरुआत में माना गया था कि जो भी यूनिवर्स का सिस्टम का, जो भी हमारा ब्रह्मांड का पार्टिकल्स है, कण है या जितना भी चीज़ है, वो पहले एक हाई डेंसिटी के रूप में पूरा एक जगह पूरा कंसंट्रेटेड था। समझे? तो कंसंट्रेटेड था का मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंस था, काफ़ी घना था। और इसमें एक समय ऐसा आया कि इसमें अचानक से सडन कोई भी चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई बलून ही फुलाते हैं या किसी चीज़ को दबाते हैं, एक समय के बाद वो फट जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंसंट्रेट होते एक जगह जमा होते इसमें जब इसकी एनर्जी, अंदर की एनर्जी एकदम बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसका स्वाभाविक अंदर का जब एनर्जी फैलता है, एनर्जी जब बढ़ता है तो उसका डेंसिटी घटने लगता है, मतलब वो फैलाव, उसमें वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो जो शुरुआत में ब्रह्मांड का जो परिकल्पना था वो था सबसे एकदम लो वॉल्यूम, माने सबसे कम आयतन, हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर। ये तीनों, जब कोई भी चीज़ को अगर हम लोग एक जगह उसको छोटा से छोटा उसको जो हम लोग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम उसका घटते चला जाता है, आयतन घटता है तो उसमें डेंसिटी बढ़ता है और डेंसिटी बढ़ता है तो फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। इसी तरह से पहले हमारा एक छोटा सा एक पिंड के रूप में था, पूरा यूनिवर्स इसी में समाया हुआ था। लेकिन एक समय आता है जो उसको दबाते एक ऐसा आता है कि कंसंट्रेशन होने के बाद अंदर की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर ब्लास्ट कर जाता है। अब यहाँ से ये ब्लास्ट किया, ठीक है, ब्लास्ट करने के बाद में इससे बहुत सारे पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में जिधर तिधर इसको फेंकाए।
फेंकाने के बाद में जो है वही आकाश गंगा का निर्माण किया। तो पहला जो था बिग बैंग थ्योरी का पहला सिद्धांत पे हम रखेंगे कि शुरुआत में सभी पदार्थ जिससे कि ब्रह्मांड बना हुआ है वह बहुत छोटे थे और एक छोटा सा परमाणु के रूप में थे जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, मतलब अत्यधिक कम था। आयतन हम लोग लो वॉल्यूम पढ़े हैं, अत्यधिक कम था और जो हाई टेम्परेचर था यानी तापमान और घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा था, मतलब अनंत इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से इस शुरुआती कंसेप्ट ये पहला सिद्धांत था। दूसरा में देखें, दूसरा में माना गया कि बिग बैंग की प्रक्रिया शुरू हुआ। बिग बैंग की प्रक्रिया में ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में इससे कई छोटे छोटे गोलक का निर्माण हुआ, जैसे ये हुआ, ये इस तरह से अलग अलग गोलक का निर्माण हुआ और ये गोलक जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर चला गया। इसका एक आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बैलून है, ठीक है, इस पर 2 बिंदु हम दे दें, इसमें हम हवा भरना शुरू करें तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये कौन थ्योरी दिया? एक बिग बैंग थ्योरी में ही इसको हमको माना गया है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। उसको कैसे प्रूफ है? देखिए, हम लोग छोटा सा बैलून ले लिए, उस पर 2 बिंदु मार्क कर दिए। अब उस बैलून में हवा भरे तो बैलून का आयतन जो है वो बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो 2 बिंदु जो हम लोग दिए थे वो 2 बिंदु के बीच का जो दूरी जो है ना, दूरी भी बढ़ गया। इसी को कहा गया है कि इसी तरह से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब हमारा धीरे 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 जितने भी आकाश गंगा है, जैसे मान लीजिए एक हमारा ब्लास्ट हुआ, अलग अलग आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, 1 2 3 4 जितना भी आकाश गंगा का निर्माण हुआ और ये आकाश गंगा जो है एक दूसरे से लगातार दूर होते जा रहे हैं। इसी महाविस्फोट को सिद्धांत को, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन का जो सर्न हमारा लाइब्रेरी है, सर्न हमारा मतलब ये लेबोरेटरी है, सर्न स्विट्ज़रलैंड में है। तो सर्न जो लेबोरेटरी है स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा में है। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 175 मीटर के नीचे अंधी गहराई में, यानी कहे तो 23 से ज़्यादा लंबा जो है, 23 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब इतना गहरा करके और इतना लंबा एक सुरंग बनाया गया, एक टनल बनाया गया। इसी में इस सिद्धांत को ये प्रतिपादित करने के लिए जो है हिग्स बोसॉन नामक से पार्टिकल्स को आविष्कार किया गया। इसको कहा गया था LHC, लाइट हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें, अभी चूंकि आप शुरुआती स्टेज में हैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना आपको मैं बता देता हूँ कि 30 मार्च 2010 को स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में सर्न जो प्रयोगशाला है, जो कि शहर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ज़मीन के अंदर सुरंग बना के उसी तरह से इसको विस्फोट करवाया गया जैसे बिग बैंग थ्योरी हुआ था। हालांकि पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि एक विस्फोट होने के बाद में इतना टेम्परेचर इसमें फैलाव में इतना टेम्परेचर इसको बढ़ने लगा कि वो लास्ट में जो है ना वो पूरा पिघलने लगा था लेबोरेटरी प्रयोगशाला। इस वजह से इसको फिर रोक दिया गया और यह प्रयोग जो है असफल माना गया था, ठीक है। और ये 13 हम लोग दूसरा वाला ही पार्ट हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी का समझ रहे थे। तो 13.7, चूँकि NCERT की बुक में यही डाटा दिया, इसी कारण हम लोग मान के चलेंगे 13 अरब साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था। और विस्फोट होने के बाद में वो कैसे बढ़ना शुरू हो गया था, तो इसको आप एक पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहले एक सिंगुलर पॉइंट पे था, बदलते समय के साथ सारा पॉइंट एक दूसरे से दूर गया, फिर धीरे धीरे समय से और दूर होते चला गया और फिर ये आकाशगंगा जो देख रहे हैं, ये आकाशगंगा दूर होते चला गया। तो इसी तरह से हमारा समय के साथ ये विस्फोट हुआ। अब हम लोग आकाशगंगा की बात कर लेते हैं। आकाशगंगा का मतलब हो गया एक तारों का वो समूह है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा महाविस्फोट हुआ उससे हमारा फिर अलग अलग तारों का निर्माण हुआ, शुरू स्टार्स बनना शुरू हो गए। अभी कैसे हुआ कि जब वहाँ जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में ढेर सारा हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे अलग अलग चीज़ जो है वहाँ से निकले। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना एक नेबुला के रूप में एक ऐसे फॉर्म लेते चला गया और एक इस तरह से कहा जाए तो अपना एक्सपेंशन के साथ साथ बढ़ते चला गया। इसके न्यूक्लियस में जो है हाइड्रोजन का गैस का जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने लगा। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चाहे आगे आप पढ़ेंगे, 1H1
और 1H2 होता है, 2 होता है परमाणु द्रव्यमान 1H2, ये दोनों मिलकर बनता है 2He4। मतलब हाइड्रोजन का एक जो एटम्स है और दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम मिलके दोनों हीलियम का निर्माण करते हैं, और हीलियम को ही माना गया, हीलियम इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी स्टार्स। स्पेशली हम लोग सन की बात करें, उसी स्टार्स में से एक हमारा सन है, उसी स्टार्स है हमारा एक सन है। तो जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में अलग अलग जो है हमारा आकाशगंगा बना, उसी आकाशगंगा में घूमते 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 जो है वहाँ पर एक नेबुला का रूप लिया। नेबुला जो कि कहा जाता है निहारिका, निहारिका का रूप लिया। निहारिका को और कहा जाता है कि एक ब्रह्मांडीय का ऐसा नर्सरी है जहाँ पर तारों का निर्माण होता है, यानी धूल गैस जो एक ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर एक हाई कंसंट्रेशन वाला एनर्जी तैयार होता है, और जिसकी वजह से एक सोलर सिस्टम तैयार होता है। मतलब एक यहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेशन हो गया, तो जिसकी वजह से ये हमारा एक तारों का निर्माण हो गया, और तारा निर्माण हुआ तो उसकी वजह से उसके आसपास जो है जितने भी जो अलग अलग सब्सटेंसेज, अलग अलग पदार्थ घूम रहे हैं, इसी से हमारा फिर धीरे धीरे विक्षेपित हो के प्लैनेट्स का निर्माण होता है। हम लोग तारों का निर्माण को तो समझ लिए कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, अब इसी में से आगे आता है कि प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ। लोग फिर से इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ समझते हैं। हाई कंसंट्रेशन, बिग बैंग थियोरी हुआ, विस्फोट हुआ, आकाशगंगा बना, इस आकाशगंगा से फिर हमारा अलग अलग नेबुला बना जिसको कहते हैं निहारिका। नेबुला क्या है? एक गैसीय पिंड है जो कि अंतरिक्ष में घूमते रहता है। घूमते रहने की वजह से क्या होता है, एक बीच में जो हेवी पदार्थ है या जो हमारा गैसीय सिस्टम है वो हमारे बीच में जमा हो जाता है, और जो इससे हल्का होता है वो आसपास के चीज़ों में, इन्वायरमेंट में घूमते रहता है। तो ये जो है जो बीच में कंसंट्रेशन हो गया, ये बन गया स्टार, और जो चारों तरफ स्टार्स के चारों तरफ घूम रहे हैं वो हो गया हमारा प्लैनेट्स। ठीक है, यानी ग्रह। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग जो कहें तो इसका ग्रह का निर्माण करने का हम लोग प्रक्रिया को समझ गए। अब ग्रहों का निर्माण के बारे में हम लोग इसको एक हम लोग थ्योरी के अनुसार समझते हैं। तारे जो है निहारिका के अंदर गैस का एक झुंड है, और इसमें धीरे धीरे गैस के चारों तरफ घूमने की वजह से चारों गैस धूल कण ये सब घूमती हुई रहा, जिसकी वजह से विकसित हुआ। दूसरा देखें तो अगली अवस्था में गैसीय बादल का हुआ, जिसकी गैसीय बादल से कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ। उसके बाद से वो आसपास के एरिया में फिर हमारा प्लैनेट्स का निर्माण किया, और अंतिम अवस्था में इसके छोटे छोटे जो है वो कहीं प्लैनेट्स जो है अलग अलग कंडीशंस में पैदा हो गए। मतलब कहीं पे वायुमंडल है, कहीं पे नहीं है, इस तरह से हमारा अलग अलग प्लैनेट्स हो गया। इसी प्लैनेट्स में हमारा अर्थ है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारा सन है। यानी सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है वो हमारा प्लैनेट्स हो गया, और सबका अपना ऑर्बिट है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बेसिक चीज़। हाई कंसंट्रेटेड बिग बैंग हुआ, बहुत सारा एनर्जी और गैस निकला। गैस जो है अलग अलग फॉर्म बनाने लगा, निहारिका बनाया। निहारिका में जो बीच, निहारिका की बात से जो बीच में एनर्जी कंसंट्रेट हुआ वो हो गया स्टार। अब स्टार के चारों तरफ जो पार्टिकल्स जो बड़े हो गए, जैसे कि पत्थर या चट्टान बड़े बड़े ग्रुप में ले लिए, तो वो हो गया हमारा, वही आपस में मिल के हमारा प्लैनेट्स का निर्माण किया। ठीक है, इसी तरह से। और एक ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार, एक दो नहीं, हजारों लाखों स्टार्स अभी तक जो है वो हमारे अंतरिक्ष में हैं, जिसमें से एक स्टार को हम लोग जानते हैं, और वो है हमारा सन। सूर्य भी एक स्टार है, और इसके आसपास जो है हमारा 8 ग्रह इसका चक्कर लगाता है। उसमें से एक हमारा जो है अर्थ भी है, जो कि इसी सूर्य के चक्कर लगाता है। और ये अपना सूर्य का ये अपना एक परिवार हो गया, सोलर परिवार हो गया। सोलर परिवार में कौन कौन हो गया? सूर्य, और सूर्य के साथ 8 ग्रह, यानी टोटल 9 लोगों का ये सदस्य एक परिवार बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में आगे हम लोग नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, वो तो हम लोग समझ गए। तो हम लोग सोलर सिस्टम को हम लोग समझेंगे, सोलर सिस्टम और कैसे काम करती है, और इसमें हमारा प्लैनेट्स का क्या रोल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेसन में। देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।